Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be Unique and Loving to Nature। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1 फूड एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे ना हम लोग को समझने में आता जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट फूड वी eat is in insoluble form. The various components of our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage, and water. Food provides us energy for our daily activities and helps us in growth and reproduction. Different animals take different kinds of food. Green plants make their own food by a process called photosynthesis. Plants and animals get their food from plants or from smaller animals. This dependence from food on one another and various aspects of nutrition are discussed in this chapter. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ये रिवीजन भी था। पहला पैराग्राफ हमारा रिवीजन था, है ना। कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। इनसॉल्युबल यानी कड़ा होता है, उसे सॉल्युबल बनाने के लिए हम लोग उसे चबाते हैं, फिर वो रिजॉल्व होता है, मतलब डिजॉल्व होता है हमारी पूरी बॉडी में। और कौन कौन से वेरियस कंपोनेंट्स फूड है ये सब बताया गया है, और हमारे फूड हमें एनर्जी देता है, ये सब देता है, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू perform various activities. They obtain this energy from the food they eat. Energy is stored in the food materials as chemical energy. To make this energy available to the living organisms, it is broken down into smaller and soluble molecules inside their body. These smaller molecules then react oxygen inside the cell to release energy. The process of taking food and its utilization by the body is called nutrition. ठीक है, अब तो ये न्यूट्रिशन क्या है? जो भी खाना हम लोग खाते हैं उससे हम लोग उसी की मदद से हम लोग कोई भी काम कर पाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? खाने से। तो एनर्जी जो खाने के अंदर होती है वो एक केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी मतलब जो हमारे बॉडी में जाके डिजॉल्व हो जाए। टू मेक दिस फूड एनर्जी, हाँ, अगर और इस फूड एनर्जी को हम लोग के अंदर हर एक सेल में पहुंचा सके ताकि हम लोग को ब्लड मिल सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से चबाते हैं जिससे ये एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है अपनी बॉडी के अंदर। और फिर ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स यानी एक साथ मिक्स होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ एस टाइप के विलीज होते हैं जिनमें विली में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इसको डिजॉल्व करके पूरी बॉडी तक ब्लड वेजल्स के थ्रू पहुंचा देती है। और ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है जिससे हम लोग जी पाते हैं। दैट इज़ वाई वी से दैट फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी खाना हम लोग खाते हैं और उसकी, ठीक है, जो खाना हम लोग चबाते हैं, और यूटिलाइजेशन मतलब जो खाना मतलब अच्छा हो, जंक फूड ना हो, तो वो हमारी हर एक सेल तक पहुंचता है। जब वो हर एक सेल तक पहुंचता है तो एनर्जी रिलीज होती है जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। Therefore, it is very important to know how different organisms get their food. Based on the food habits, the mode of nutrition in all living organisms are divided into two categories: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो ये जिस टाइप से वो हम लोग खाना खाते हैं और जिस तरह का शाकाहारी या नॉनवेज मांसाहारी इस टाइप का खाना खाते हैं उस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। ठीक, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स मेक्स इट फूड itself from simple inorganic substances is called autotrophic nutrition. Auto means self and trophos means nourishment. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब होता है जो खाना हम लोग खुद से बना लेते हैं, खुद चावल उस पर गैस पे पका देना नहीं होता ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स बनाते हैं खुद,
सूरज से, बोला है ना यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी मिट्टी की मदद से, पानी की मदद से, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस टाइप से अगर हम लोग खाना बनाए तो उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब पूरी तरह से अपने से, ये नहीं कि चावल बस आ गया मार्केट से पका दिया, वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ना अपना खाना सिंपल सब्सटेंसेस, लाइक प्लांट्स ही होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं होते हैं। बस प्लांट से ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते जो बनी बनाई है, वो लोग बनाते हैं पहले खुद से। पहले तो सूरज से एनर्जी लेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेंगे, क्लोरोफिल उनमें होता ही है हरा हरा, और फिर ऑक्सीजन वो लोग रिलीज़ करते हैं, पानी लेते हैं और ग्लूकोज बनता है उससे, जो हम लोग को मिलता है फूड के थ्रू। तो ये प्रोसेस जो करते हैं ना उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, दस प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफ्स खाना बनाते हैं पूरी दुनिया के लिए, तो उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। अगर खाना बनाएंगे ही नहीं ये लोग तो हम लोग खाएंगे कहाँ से, है ना। Green plants make their food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. So the mode of nutrition in green plants is called autotrophic. ये अब ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं, एग्जाम्पल तो जैसे ग्रीन प्लांट्स ही होंगे, क्योंकि वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट से बनाते हैं अपना खाना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लोग में क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक। देखो तब से घुमा फिरा के यही बताना चाह रहा था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन इतना सारा बताने के बाद बताया कि प्लांट्स से ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अभी सिंपल है कि एनिमल्स और ह्यूमंस ही होंगे, क्योंकि ये लोग प्लांट से खाना लेके फिर उसे पका के या तो कच्चा खाते हैं। एनिमल्स कच्चा खाते हैं, ह्यूमंस पका के खाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। अब देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोस मीन्स अदर एंड ट्रॉफिस मीन्स नरिशमेंट। ठीक है, जो न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते प्लांट से, या इंसान तो जानवर को भी खाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरो मतलब होता है दूसरा और ट्रॉफ मतलब होता है नरिशमेंट, जो कि खाने की मदद से होता है। द ऑर्गेनिजम्स which cannot make their food and depend on others for their food are called heterotrophs. The mode of nutrition in heterotrophs is called heterotrophic. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इन लोग को क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉफ्स। और तो हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होता है इन लोग का न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये हेटेरोट्रॉफ्स कौन हुए? एनिमल्स और ह्यूमंस। और हम लोग में न्यूट्रिशन क्या हुआ? हेटेरोट्रॉफिक। Animals and humans do not make their food. They eat the food prepared by plants or eat the flesh of smaller animals. Therefore, all animals and humans are heterotrophs. ठीक है, सारे जानवर और इंसान क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। और सारे पौधे क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफ्स में किस टाइप का वो लोग खाना खाते हैं, उसमें भी तीन तरह के डिविजन्स हैं, जो है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस जो होते हैं एकदम शुद्ध शाकाहारी, है ना। जैसे द एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रास, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ठीक है, जैसे एलिफेंट हो गया, कैमल हो गई, काव हो गया, डियर हो गया, गोट हो गया, ये लोग सिर्फ क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ घास वगैरह खाते हैं। जैसे गाय तो बस घास ही खाती है, और या कूड़े में से भी वो खाते हैं, लेकिन नॉनवेज कभी नहीं खाती, इसलिए हर्बीवोरस ही होते हैं ये लोग। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो एनिमल सिर्फ मीट खाते हैं, सच एज लायन, सिर्फ और सिर्फ मीट और उसके अलावा कुछ नहीं। द एनिमल्स विच कैन ईट मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ठीक है, एग्जाम्पल लायन। अब ओमनिवोरस क्या होते हैं? ना इधर के ना ही उधर के, दोनों वेज भी होते हैं और दोनों नॉन वेज भी। देखो, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट आर कॉल्ड ओमनिवोरस। फॉर एग्जाम्पल डॉग। कल वो जो उसका बापूजी ने साड़ी पहन के नाचने वाला है, पागल हो गया वो नारियल पी के। और जो उसकी जो बेटी है कह रही है अपने पेटू को कह रहा, ओ गधो आओ इधर आओ, गधो कहता है। और कल साड़ी पहन के नाचेगा, लटपट नाचने वाले गाने।
ठीक है। तो एनिमल जो दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओमनिवोरस। जैसे डॉग तो दोनों खाता है, डॉग फूड भी खाता है, दूध भी पीता है, तो ये दोनों की तरफ चलता है ना, इसे बुरा लग जाएगा अगर एक तरफ चलेगा तो। ठीक है, अब देखते हैं वी डिपेंड अपॉन फ्लावर। अब आया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हम लोग क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हम लोग क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, वो लोग किससे अपना खाना बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी जो हमें सनलाइट से मिलती है, और पानी से और क्लोरोफिल से, 4 चीज़ों से बनाते हैं ना हम ना खाना। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं। और ये कैसे? हम लोग जानते हैं सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो हमें एनर्जी सूरज से मिलती है, और केमिकल एनर्जी हमारे फूड में है, हम लोग ने पहले ही पढ़ा था। तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? पौधे। जैसे अगर कोई निकल रहा है, फल निकल रहा है उससे, तो वो एक क्या हो गया? केमिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से ही बना ना। पहले देखो उसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया, और जो इसके आगे एक प्रोसेस है वो हम लोग 10th 11th में पढ़ेंगे शायद। तो ये प्रोसेस से वो बढ़ता गया, फिर उससे एक ग्रोथ हुई, जो क्या निकला? एक एप्पल निकला। तो जो एप्पल था वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दिस सिंथेसाइज्ड फूड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द। और फोटोसिंथेसिस का जो ये पार्ट होता है ना, हर एक पार्ट में पहुंचाया जाता है पौधों के, ताकि जो क्लोरोफिल है और उसकी मेंटेनेंस और पानी की मेंटेनेंस बनी रहे। ये तो अगर एक ही तरफ रहेगा तो रूट में रहेगा, तो रूट क्या कौन सा हमें दे देगा? तो उसे हर तरफ करना पड़ेगा ना। अगर पौधों में ही नहीं, तो ऊपर का मुरझाया रहेगा, नीचे का वो रहेगा, इसलिए हर एक पार्ट में जाना ज़रूरी है। During photosynthesis, green plants take carbon dioxide of the air through tiny pores called stomata. The stomata are present on the under surface of the leaves. ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। तो वो लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, उन लोग के लीफ में छोटे छोटे पोर्स यानी एकदम छेद रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा हमेशा नीचे सरफेस पे ही रहते हैं। हरी पत्ती जो होती है ना, उसके नीचे देखिए कि वो थोड़ा लाइट होता है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ वो होती है स्टोमाटा। और ऊपर ग्रीन इसलिए क्योंकि ऊपर क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर स्टोमाटा ऊपर रहेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, ऊपर से ऊपर ही चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उसे नीचे रहना ज़रूरी है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू देयर रूट्स, और रूट्स उनका वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि फ्यूचर में अगर पानी हमें ना मिला तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जैसे अब तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ गई है, तो अब फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, पहले अफेक्ट नहीं करते थे। जैसे लाइट इंटेंसिटी, as light intensity is increased, the rate of photosynthesis increase almost linearly. At higher light intensity, the rate of photosynthesis becomes limiting. Light intensity, जैसे आजकल सूरज की रेज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सूरज क्या कर रहा है? सूरज एकदम जला दे रहा है पौधों को, इसलिए लोग ज़्यादा सूरज में भी नहीं रख रहे हैं अपने पौधों को, इसलिए लाइट इंटेंसिटी भी अफेक्ट कर रही है। नेचर ऑफ लाइट, the blue and red regions of the visible light are most effective for photosynthesis. If the light of some other color is made to fall on the plants, then the rate of photosynthesis decreases. ठीक है, नेचर ऑफ लाइट, तो हमें लिखा था कि ब्लू और रेड, एक जो लाइट होती है वो 7 कलर्स की बनी होती है। फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे ना कि डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, तो वो लाइट में से बस ब्लू और रेड ही लाइट प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ताकि बिकॉज दे आर द प्योर लाइट ऑफ द सन, इसलिए अगर कोई और रंग की लाइट उसमें वो होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो लोग नहीं कर पाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लोड्स, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं ज़्यादा मिल रहा है या वाटर उन्हें नहीं मिल रहा है, तो जैसे पानी नहीं देते तो मुरझा जाते हैं ना, तो इसीलिए इन दोनों का रहना भी ज़रूरी है। टेम्परेचर, द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन बट अफेक्ट द डार्क रिएक्शन मार्केटली। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटो वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? हमने तो ज्योग्राफी में पढ़ा था कि क्लाइमेट का नेचर इन दोनों का अफेक्ट करता है।
लेकिन टेम्परेचर इस तरीके से अफेक्ट करता है, जैसे सुबह अगर टेम्परेचर बहुत ठंडा है, मतलब गर्म है एकदम, और रात को अचानक से एकदम बारिश होने लगी या ठंडा हो गया, तो इन लोग को अफेक्ट कर जाता है, क्योंकि ये लोग रात में हम लोग ने सुना था कि कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग रिलीज़ करते हैं, है ना, इसीलिए अफेक्ट करता है। इन एडिशन टू दीज फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स सच एज एज ऑफ द लीफ, क्लोरोफिल लेवल इन, तो ये सब भी अफेक्ट करता है, ठीक है। कभी कभी क्लोरोफिल का लेवल भी बहुत कम ऊंचा होने लगता है, तो ये सब भी अफेक्ट करता है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हूँ जिससे आपका पेपर बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। वह 5 क्वेश्चंस है। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? आंसर है, आप बताएंगे। What is the mode of nutrition in green plants? Name the green pigment present in green leaves which takes part in photosynthesis. Write the mode of nutrition in humans. Which light is more effective in photosynthesis? ये सब 1 word के क्वेश्चन थे, आप वीडियो पॉज करके इसे सुन सकते हैं। फिर है हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस? अब ये प्लांट को इन लोग की रिक्वायरमेंट कहाँ से मिलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, 4 ही रिक्वायरमेंट मेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। अब ये 4 चीज़ें इन लोग को मिलती कहाँ से, अब वो देखेंगे हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, ठीक है। वाटर जो हमें, मतलब जो हम लोग डालते हैं ना इसकी मिट्टी में, क्यों डालते हैं, क्योंकि रूट्स एब्जॉर्ब करके एक एक पार्ट तक पहुंचा देता है प्लांट के। क्लोरोफिल लीव्स में ही प्रेजेंट होता है, और लीव्स का एक क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें ही प्रेजेंट रहता है। फिर सनलाइट तो सूरज से इन लोग को मिल जाती है। फिर आप देखते हैं रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। जब सारा काम जड़ ही करती है तो पत्तियों का क्या काम है, अब वो देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, मैंने बताया था कि इसमें स्टोमाटा और क्लोरोप्लास्ट रहता है, जो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोमाटा नहीं रहेगा तो ये लोग क्या एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा, तो ऐसे हम लोग का यही नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, सब लोग भूखे मरेंगे बिना ऑक्सीजन बिना ग्लूकोज के, है ना। इसलिए लीफ ये दोनों रखती हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंस है। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल, मैंने ये बता दिया था कि स्टोमाटा भी रहता है। अब देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन अभी और 5 1 word क्वेश्चन है। व्हाट डज फोटो मीन्स इन फोटोसिंथेसिस? सेकेंड, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स? थर्ड, फ्रॉम वेयर डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स अ लीफ? फोर्थ, name the nutrients other than glucose synthesized by plants. Fifth, how do plants meet their requirement of nitrogen in synthesized proteins? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट। कैसे प्लांट कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस। Glucose is the simplest form of carbohydrate and contains carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, और वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। प्लांट सिंथेसाइज अदर फूड न्यूट्रिएंट्स सच एज फैट्स एंड प्रोटीन्स थ्रू एमिनो एसिड्स। प्रोटीन कंटेन्स एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, प्लांट्स और भी जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फैट्स और प्रोटीन, इसे एमिनो एसिड के रूप में ब्रेक कर लेते हैं, जिससे वो लोग आसानी से कंज्यूम कर पाएंगे। और प्रोटीन जो एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर का, जो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सॉरी, द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स फ्रॉम ग्लूकोज इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो जिस प्रोसेस से प्लांट्स प्रोटीन्स और फ्लैट को ग्लूकोज में करते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा आसानी से पढ़ लेंगे। द अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोटीन्स आर डराइव फ्रॉम द सॉइल। जो भी प्रोटीन्स में बाकी के होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, सॉइल से वो लोग डराइव कर लेते हैं। हेयर वी डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन नीडेड बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स।
ठीक है. प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल सोर्सेज इन नाइट्रेट्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. ठीक है. प्लांट नाइट्रोजन मिलता है उनको सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से? नाइट्रेट्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट के थ्रू, जो उन्हें उनकी जड़ देती है. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय plants as such. However, certain bacteria such as symbiotic bacteria present in the root nodules of the leguminous plant can convert atmospheric nitrogen to soluble salts of nitrogen, example nitrates. ठीक है. तो हम लोग जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, प्लांट उसको एक ही तरह से नहीं कंज्यूम कर लेता है. ठीक है. उसे प्लांट कंज्यूम करता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो उनमें प्रेजेंट रहता है. और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का कौन होते हैं? राइजोबियम. ठीक है. जो नाइट्रोजन को सिंपल सॉल्ट में कन्वर्ट करके प्लांट तक पहुंचाता है, जिसे वो लोग आसानी से कंज्यूम कर लेते हैं और थोड़ा राइजोबियम को भी दे देते, थोड़ा अपने भी खाते हैं. थोड़ा तुम भी खाओ, थोड़ा हम भी खाएंगे. ठीक है. क्लियर है. वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है. फिर अदर मूड. अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Various types of heterotrophic nutrition are described below. Green plants can make their own food. Green plants can make their own food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll, a green pigment present in leaves and sunlight. So green plants are autotrophic. ठीक है. अब जो ग्रीन प्लांट होते हैं हम ना, ये सब बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो ये लोग ऑटोट्रॉफिक है. प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन chlorophyll, non-green plants depend on other living organisms for their food. Thus, the plants which do not contain chlorophyll are heterotrophs and their mode of nutrition is heterotrophic. ठीक है. अब जैसे हम लोग ने देखा है कि मशरूम में तो क्लोरोफिल नहीं होता है, या तो वो वाइट कलर के होते हैं या तो वो रेड कलर के होते हैं. फिर उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? तो वो लोग हेटेरोट्रॉफिक हुए जब उनमें क्लोरोफिल नहीं है. तो अब देखते हैं अब इन लोग में न्यूट्रिशन किस किस टाइप के होते हैं और इन लोग काम क्या किया है. देखते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. अब देखते हैं. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. The plants which derive their food from the dead and decaying organic matter are called saprophytes or saprophytic plants or saprotrophs. ठीक है. जो प्लांट अपना फूड डराइव करते हैं ना मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब जो चीज़ें मर गई जैसे फंगस है ना, उससे करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स. ठीक है. फंगस देखते नहीं कि वो हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो बेकार हो जाती है, तभी उसमें फंगस लगता है. क्यों? क्योंकि उसी चीज़ को फंगाई जो प्लांट है उसी चीज़ को खाता है. तो ब्रेड क्या है? वो बेकार बन चुकी है, इसीलिए फंगस उसी पे आके जम जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड. तो इन ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज फंगाई, एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, मशरूम्स एंड सम बैक्टीरिया, एग्जाम्पल. In saprophytic, because they derive their food from the dead and decaying organic matter. Saprotrophs secrete digested juices on the dead and decaying matter and convert them into solution that they absorb the nutrients from it. ठीक है. अब सेप्रोफाइटिक को अगर हम लोग और आसानी से समझ पाए तो इस तरीके से समझ पाएंगे. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फंगाई और मशरूम का. जैसे मशरूम है वो हम लोग को कहीं पे भी मिलता है, जैसे काई में मिला या कीचड़ वगैरह के आसपास ही मिलता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ी गंदी रहती है, यानी वहाँ पे मरे हुए बैक्टीरिया वगैरह होंगे. तो वो जो मरे हुए बैक्टीरिया या छोटे छोटे कीटाणु जो उसमें मरे हुए हैं उसी के ऊपर वो इसलिए उगते क्योंकि वही उनका खाना होता है. सेप्रोफाइट उसमें से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करके उसका सोल्यूशन बना के अपने में डाइजेस्ट करते हैं. यही फंगस के साथ भी है. मीन्स फंजाई. ब्रेड जो सड़ी हुई है, ठीक है, उसे बाहर रख दो 8-10 दिन के लिए. ठीक है. 8-10 क्या 10-14 दिन के लिए उसे बाहर रख दो. फिर उसे देखोगे, लेकिन फ्रिज में मत रखना, बाहर ही रखना. फ्रिज में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्रिज में चीज़ें अच्छी रहती हैं, बिकॉज फ्रिज इज़ अ प्रिजर्वेटिव ना.
अगर ब्रेड को हम लोग वहाँ रखते हैं खुले हुए तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग देखेंगे 14 दिन बाद वो रहेगा, सफ़ेद सफ़ेद परत रहेगी, उसे क्या कहते हैं, फंगाई। फंगस वो भी एक प्लांट होता है, देखो उसमें होता है एकदम वाइट कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, इसीलिए वो उस पर आके उगता है, क्योंकि उस सड़े हुए में से जो मर गई हैं चीज़ें इसलिए वो सड़ गया है, ब्रेड सड़ गई है, तो उसमें से डाइजेस्टिव जूस वो सिक्रीट करेगा और उस सिक्रीट करके उसका सोल्यूशन बनाएगा और फिर उसे खाएगा। ठीक है, तो ये था सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो एग्जाम्पल मशरूम और फंगाई। फिर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which plants derive their food from the bodies of some other green plants animals is called parasitic. The green plant or the animal which provide the food is called the host. ठीक है, अब जो कुछ प्लांट होते हैं ना, जैसे कस्क्यूटा का एग्जांपल ले लेते हैं। कस्क्यूटा होती है ना, एकदम पतले पतले धागे होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो, उसमें बस ना जैसे उनमें क्लोरोफिल होता है, वो लोग वाटर और सनलाइट ले सकते हैं, लेकिन उनमें स्टोमाटा की ना बहुत कमी होती है, जैसे वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते और क्लोरोफिल लेवल भी बहुत कम होता है। इसी वजह से वो लोग ना क्या करते हैं कि आके एक पौधे के ऊपर चिपक जाते हैं, जैसे पिक्चर में है ना, वो आके पिक्चर उसके ऊपर चिपक जाते हैं और फिर उसी से जैसे खाना खाते हैं उसका। तो जो ग्रीन प्लांट जिसके ऊपर वो कस्क्यूटा है, उस ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं, होस्ट, और जो उसके ऊपर आजू बाजू है उसे क्या कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है, पैरासाइटिक प्लांट्स, द प्लांट्स which derive their food from the bodies of the host plants and animals are called parasite और पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है, उनमें ना हर एक कुछ भी नहीं होता है, सॉरी वो गलत मैंने बताया था, उसमें कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए उन लोग को पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। द पैरासाइटिक प्लांट्स में भी टोटल पैरासाइट्स और पार्शियली पैरासाइट्स। पार्शियली पैरासाइट्स कौन होते हैं, मिस्टलटोई। ठीक है, मिस्टलटोई है, बहुत ही सुंदर प्लांट है, आप पिक्चर में देख सकते हो, उसके पास सब चीज़ें होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें की कमी होती है, इसलिए वो दूसरे प्लांट से ले लेता है वो चीज़ें, उसे क्या कहते हैं, पार्शियल पैरासाइट्स। और पैरासाइटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल आप लोग ले लो, अतिथि तुम कब जाओगे, वो उसे खाने ही नहीं देता है होस्ट प्लांट को और अपने ही उससे खाता रहता है। ठीक है, बेचारा सब काम करे वो, लेकिन खाए कोई और। फिर द प्लांट्स विच डिपेंड होनली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर फूड आर कॉल्ड टोटली पैरासाइटिक प्लांट। जो पूरा खाना उससे ले होस्ट प्लांट, उसे क्या कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट। प्लांट्स जैसे कस्क्यूटा, एपोडांथस, और ये सब क्या है, टोटली पैरासाइटिक है, ये सब उससे लेते हैं खाना। फिर है द प्लांट विच मेक अ पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्व्स बाय फोटोसिंथेसिस बट डेराइव अदर कंपोनेंट्स सच एज वाटर, मिनरल्स। ठीक है, तो जो प्लांट थोड़ा बहुत ले लेते हैं, जैसे मिस्टलटोई के पास अगर पानी नहीं मिल रहा है उसे और कुछ मिनरल्स नहीं मिले तो दूसरे से ले लेगा, लेकिन पूरा नहीं लेगा, और जो खुद बनाएगा वो थोड़ा उसे देता है, इसलिए वो सुंदर है। और देख लो कस्क्यूटा कैसा है ना। इन्हें क्या कहते हैं, पार्शियली पैरासाइटिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सब प्लांट्स लाइक मिस्टलटोई इज पार्शियली पैरासाइटिक बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ठीक है, तो ये हो गए पार्शियली पैरासाइट और टोटली पैरासाइटिक प्लांट्स हमने देख लिया। अब आते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which green plants make their own food but depend on insects for nitrogenous food is called insectivorous nutrition. तो जिस न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन इंसेक्ट में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके लिए इंसेक्ट पे डिपेंड रहते हैं, तब क्या होता है, वो उस प्लांट को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट, तो उसका नाम बन गया इंसेक्टिवोरस प्लांट। फिर द ग्रीन प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजनस फूड आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो प्लांट मतलब अपना पूरा खाना खुद बना ले फोटोसिंथेसिस, लेकिन बस उन्हें एक ही न्यूट्रिएंट चाहिए जो है नाइट्रोजन, वो लोग लेते हैं इंसेक्ट से, तो उसे क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। प्लांट्स सच एज पिचर प्लांट, सिंजोए,
bladder would derive their nutrition partly from the soil and the atmosphere and partly from the small intakes. These plants are called insectivorous plants. अब ये तो हमने देख लिया एग्जाम्पल है पिचर प्लांट. अब पिचर प्लांट जैसे प्लांट इंसेक्ट से कैसे खाना लेते हैं ये भी जान लेते हैं. पिचर प्लांट हैज लॉन्ग पिचर लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ हैंगिंग फ्रॉम टिप ऑफ अ लीफ. आप पिक्चर में देख सकते हो. The apex of the leaf from a lid which can close and open the mouth of the pitcher. The inner surface of the pitcher has hair directed downwards. ठीक है, तो पिचर प्लांट है ना उसका थोड़ा ग्लास टाइप का स्ट्रक्चर है. ठीक है, वो लीफ के टिप से मतलब झूला होता है. पिक्चर में है वो. तो जो लीफ की लिड है ना वो बंद भी हो सकती है, खुल भी सकती है. जैसे अगर कोई इंसेक्ट जा रहा है आसपास से तो बस उसे चकवा देगी कि देखो मैं तो बंद हूँ, मैं नहीं खाता इंसेक्ट. लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट को देखेगी ऐसा झपट्टा मारेगी और उसको अंदर ले लेती है और फिर कहेगी बन गया ना बेवकूफ़. ठीक है, और फिर व्हेन इंसेक्ट एंटर्स द पिक्चर द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट गेट्स entangled into the hair. The insect gets digested by the digestive juices secreted in the pitcher. अब जो है ना पिक्चर जब अंदर चला गया वो दोबारा अपना खोलता नहीं है. नहीं, मेरे में जब तक तू डिजॉल्व नहीं होगा तब तक मैं खोलूंगा नहीं. तब इंसेक्ट उसके अंदर खूब सारे बाल होते हैं तो उस बाल के अंदर बेचारा फंस जाता है और किसी तरीके से उसे डाइजेस्ट होना पड़ता है. तो इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट अपना प्लांट लेते हैं और इनमें इसे इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, अब लास्ट है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. द टू प्लांट्स which live together as a part of same plant and mutually help each other are called symbionts. ठीक है, जो प्लांट एक साथ रहे और हम एक दूसरे को हेल्प करते रहे उसे क्या कहते हैं, सिम्बायोन्स. जैसे कि लिचन में एक वाइट होता है, एक ग्रीन होता है. जैसे वाइट के पास तो कुछ भी नहीं है तो वो उसे देता रहता है और वो भी उसे देता रहता है. जैसे वो उसे नाइट्रोजन दे रहा है, वो उसे ऑक्सीजन उसे वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है. इस तरीके से इन दोनों को क्या कहते हैं, सिम्बायोन्स. द रिलेशनशिप्स ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. अब बताओ सिम्बायोन्स और सिम्बायोसिस में डिफरेंस ये है कि जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं सिम्बायोसिस और जो दोनों प्लांट है उसे क्या कहते हैं, सिम्बायोन्ट्स. ठीक है, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनमें उसे क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक. और लिचन इज मेड अप ऑफ फंगस एंड अलगा लिविंग टुगेदर. ठीक है, लिचन में क्या होता है, फंगस और अलगा. फंगस के पास तो कुछ भी नहीं है लेकिन अलगा के पास तो है ना, तो वो दोनों शेयर करते हैं. In lichens, alga autotroph and the fungus saprophyte depend on one another for their nutrition needs. The fungus supplies water and minerals to the alga, and alga being green and autotroph synthesize food by photosynthesis and supplies organic food to the fungus. मैंने पहले ही कहा था ये लोग एक दूसरे को इस तरीके से मदद करते हैं. फिर how are nutrients replenished in the soil? अब जैसे सॉइल जो होती है हम लोग की, कभी कभी उन्हें किसी एक साल के बाद उस मिट्टी में जैसे किसी न्यूट्रिएंट की कमी आने लगती है. जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, आयरन, इन सब की ना कमी आने लगती है. तो इन सबको कैसे रिप्लेनिश करते हैं, तो दो मेथड है, नेचुरली या तो उस तरीके से इंडस्ट्रियली. तो ये दोनों ही इफेक्टिव है. बाकी सब नेचुरली होता है क्योंकि सॉइल नेचुरल है इसलिए उनमें केमिकल बहुत कम डाले जाते हैं. अब देखते हैं. Plant get their mineral nutrients from the soil. If plants are grown year after year, the soil will become poorer in such nutrients. ठीक है, अगर एक ही मिट्टी में हम लोग बार बार कुछ ना कुछ उगाए जा रहे तो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते जाएंगे. जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. अब देखो कितने न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, और इनके एडिशन में प्लांट्स को आयरन भी चाहिए, कॉपर चाहिए, मैंगनीज और जिंक चाहिए. ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट में. और अगर सॉइल इनमें पूरा हो जाए ना तो ये फर्टिलिटी कम अच्छी नहीं रहती और फिर हमारी क्रॉप्स भी अच्छे नहीं उगते. तो इसको रिप्लेनिश कैसे करते हैं, 3 मेथड से. बाय यूजिंग मैन्योर, बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स
और बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं अब ये भी देखना है, और ये है लास्ट टॉपिक। यूजुअली प्लांट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, है ना, बहुत सारा चाहिए होता है, नहीं तो हम लोग को प्रोटीन कैसे मिलेगा, इसलिए नाइट्रोजन इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय यूजिंग मैन्योर, नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स और क्रॉप रोटेशन मेथड। अब ये लोग कैसे करते हैं देखो, मैन्योर और स्पेट स्लरी फ्रॉम द बायोगैस प्लांट। बायोगैस क्या होती है, जब हम लोग वो जलाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो उससे गैस निकलती है, उसे कहते हैं बायोगैस। जैसे चूल्हे पे अगर हमने चाय चढ़ा रखी है, चाय जो पक रही है वो एकदम नेचुरली पक रही है, और जो आग से जो वो निकल रहे हैं ना धुएं, उसे कहते हैं बायोगैस। लेकिन चूल्हे वाली आग से जो गांव में यूज़ होते हैं, तो मैन्योर में वो डाला जाता है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब। अब नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स में ये सब डाला जाता है ताकि नाइट्रोजन आए। क्रॉप रोटेशन कैसे, क्रॉप रोटेशन मेथड क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग अ सीरियल क्रॉप अल्टरनेटली टू अ लेग्यूमिनस प्लांट। क्रॉप रोटेशन का मेथड ये होता है कि एक क्रॉप को अल्टरनेटली, मतलब क्रॉस करेक्शन करके लगाना। लाइक दाल उधर उगा दी, लेग्यूमिनस प्लांट वही है, चावल इधर, तो मतलब सॉइल का एक्सचेंज करना, एक तरह की सिंपल लैंग्वेज में सॉइल का एक्सचेंज करना। अब है ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस प्लांट इन्हीं लोग को कहते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। द रूट्स ऑफ दीज क्रॉप्स हैव नोड्यूल्स ऑन देम। नोड्यूल्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। दीज नोड्यूल्स है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इन लोगों में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। इन बैक्टीरिया में प्रॉपर्टी होती है कि जो नाइट्रोजन इनको मिल रहा है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स। नाइट्रेट जो होते हैं ना, प्लांट में आसानी से घुल जाते हैं और नाइट्रोजन प्लांट्स को अच्छे से पहुंचा देता है। और इन नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है, रहीजोबिया, ठीक है। तो जो रहीजोबियम है वो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल सॉल्ट्स में नाइट्रोजन की। तो ये फिर से एक रिलेशनशिप हुई नाइट्रोजन की और सिम्बायोटिक की, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अब मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय नॉन ग्रीन प्लांट्स? सेकेंड, नेम वन प्लांट showing saprophytic mode of nutrition. Name the two components in the thallus of lichens. Thallus means what are the two plants in lichens? That is fungus and alga. By what name the practice of sowing a cereal crop alternately to a leguminous crop called? From where do the plants such as pitcher plant get their nutrients? Thank you. अब इतना ही था इस चैप्टर में, और हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम लोग का यही ख़त्म होता है। इस चैप्टर बहुत ही यूज़फुल है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। तो थैंक यू।